नमस्कार बच्चों, उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण के फेसबुक लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th में दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता पाठ पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था। स्वतंत्रता पाठ में हम लोगों ने जाना था कि स्वतंत्रता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इस कक्षा में हम यह जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद उसके लिए प्रतिबंध और फिर उसके और सारे उसके प्रकारों के बारे में। तो स्वतंत्रता के बारे में जब हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग यह जानते हैं कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसमें एक एक्सीलेटर होता है, फिर एक्सीलेटर के साथ एक ब्रेक भी होता है। ब्रेक क्यों होता है? इसलिए ब्रेक होता है कि गाड़ी जैसे अनियंत्रित हो जाए उसको कंट्रोल किया जाए। उसी तरह जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, हमारी यह प्राप्त स्वतंत्रता राज्य के द्वारा होती है, कानून के द्वारा होती है, समाज के द्वारा होती है। जो भी हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, उस स्वतंत्रता में हम स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए हम अनियंत्रित नहीं हो जाएं। मतलब कि हम में स्वच्छंदता नहीं आ जाए, हम में स्वेच्छाचारिता नहीं आ जाए और हमारी स्वतंत्रता से समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो। इसी के लिए स्वतंत्रता में प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। मतलब कि हम अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। परिभाषा में हमने देखा कि यह वही है जो करणीय है और उपभोग योग्य है। मतलब जो काम हम कर सकते हैं वही करेंगे हम। हमारे ऐसे किसी कार्य इसके करने से किसी दूसरे को क्षति होती है तो फिर वह हमारी स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है। आपको रोड पर आपको यह स्वतंत्रता मिली है कि आप सड़क पर चलिए, सड़क पर चलने का आपको अधिकार है, लेकिन आप कैसे चलेंगे? आड़े तिरछे चलेंगे, जिधर मन में आएगा वैसे चलेंगे। यह स्वतंत्रता आपको कानून नहीं देता है। इसके लिए रोड सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं और आप उन रूल्स के पालन करके ही चलते हैं। मतलब कि कोई भी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, उस स्वतंत्रता के साथ एक प्रतिबंध भी जोड़ा गया है और यह प्रतिबंध हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी क्रम में जे.एस. मिल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने एक हानि का सिद्धांत दिया। हानि का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल्स का जो सिद्धांत है, हानि का सिद्धांत, उनका भी यही कहना है कि जब हमको स्वतंत्रता मिलती है और फिर जब हमें स्वेच्छाचारिता आ जाएगी, हम दूसरे को परेशान करेंगे या हमारी किसी कार्य से दूसरे को कठिनाई होगी, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी, उसके काम करने का तरीका प्रभावित होगा, तो फिर वह वहाँ स्वतंत्रता से हानि होती है। तो यह अब हम लोग इसके बारे में जान गए। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के प्रतिबंधों से जब आगे बढ़ते हैं तो एक नया पद आता है बच्चों, आता है स्वराज्य। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्वराज्य यह शब्द आपके लिए नया नहीं है। इतिहास की कक्षाओं में, नीचे की कक्षाओं में आपने स्वराज शब्द को सुना है, पढ़ा है, जाना है। थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ते हैं इस शब्द को। तो स्व का मतलब तो आप खूब जानते हैं कि अपना होता है, और राज का मतलब भी तो आप जानते हैं, अपना शासन कहिए, अपनी व्यवस्था कहिए, जो कहिए। तो स्वराज, यह स्वराज पद आया कहाँ से? पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं। स्वराज पद कहाँ से आए? तो यह स्वराज पद जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस पद का उपयोग किया। उनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके कहने का अर्थ क्या था? उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों से शासित था। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे, हम पर शासन कर रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सारी व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया था। और तब तिलक इस विचार को रखे कि हम आज़ाद होंगे और हमारा अपना शासन होगा। मतलब किसका शासन होगा? भारतीयों का शासन होगा। भारतीय अंग्रेजी दासता से आज़ाद हो जाएंगे
और उनका अपना शासन होगा, उन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब इनका कहना था कि पूरे भारतीयों को अपना शासन करने का अधिकार मिले, भारतीयों को स्वतंत्रता मिले। उसी क्रम में एक और व्यक्ति हुए थे, इनसे भी आप खूब परिचित हैं, इनसे भी आप खूब परिचित हैं, वो थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज शब्द की कल्पना की थी। इन्होंने भी स्वराज शब्द की कल्पना की थी। तो महात्मा गांधी के स्वराज और तिलक के स्वराज में थोड़ा सा अंतर था बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की बात है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह स्वराज जो है यह हम पर शासन है, स्व पर शासन, स्व पर शासन। महात्मा गांधी का कहना था स्व पर शासन। तिलक का कहना था स्व का शासन। दो बातें आई। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्व पर शासन, मतलब हम खुद पर शासन करें, और तिलक का कहना था स्व का शासन। महात्मा गांधी का जो स्वराज की संकल्पना थी, महात्मा गांधी की जो स्वराज की कल्पना थी, यह थोड़ा थोड़ा इसको हम कह सकते हैं कि यह नैतिकता पर ज़्यादा जोर मारता था। मतलब महात्मा गांधी का जो स्वराज पद था वह नैतिकता पर ज़्यादा जोर मारता था, लेकिन तिलक का स्वराज पद जो था वह पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता था, मतलब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। और उस अर्थ में इस स्वराज शब्द की अवधारणा में यह बात निकल कर आई कि स्वतंत्रता और स्वराज समानार्थी शब्द हैं। स्वतंत्रता और स्वराज समानार्थी शब्द हैं। इस स्वराज की अवधारणा जब तिलक की अवधारणा आई, फिर महात्मा गांधी की अवधारणा आई, और महात्मा गांधी और तिलक की अवधारणा से निष्कर्ष पर हम निकले तो हम लोगों ने यह पाया कि उन दोनों की संकल्पना स्वतंत्रता को ही उन्होंने स्वराज की बात कही। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और गांधी जी की इस हिंद स्वराज पुस्तक में इस स्वराज पद की अच्छी तरह से व्याख्या की गई है और उन्होंने इस स्वराज पद को बताया है। गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक में हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने मानवीयता पर जोर दिया। मतलब गांधी जी का कहना था कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जिसमें मानवीय गुण नहीं हो, मतलब यह स्वराज है, इसको ऐसे समझा जाए तो गांधी जी का कहना था कि स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करती है। फिर से इसको समझा जाए, गांधी जी का कहना था कि स्वराज जो है सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कि हमको स्वतंत्रता मिल गई, हम अपने स्वतंत्रता का मनमाने तरीके से प्रयोग करने लगे, हम समाज के दूसरे लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रखे, हम दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारी किसी गतिविधि से, हमारे किसी कार्य से समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होती है तो फिर वह हमारी स्वतंत्रता बेमानी है। गांधी जी कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है सिर्फ स्वराज जो है सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, मतलब सिर्फ स्वतंत्रता को ही हम स्वराज नहीं कह सकते हैं, बल्कि स्वराज में ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी होनी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्यता से अलग करती है। तिलक का स्वराज जो था, तिलक का स्वराज वह पूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित था और गांधी जी का स्वराज
मनुष्य की मनुष्यता से वंचित संस्थाओं से मुक्ति पर आधारित था। यहाँ दोनों पद में अंतर है। तो यह स्वाधीनता स्वराज जो है, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय स्वराज भारतीय संस्कृति की आत्मा को अक्षुण्ण रखता है। स्वराज भारतीय संस्कृति की आत्मा को अक्षुण्ण रखता है। मतलब फिर यहाँ हम बात आ गए मोरालिटी पर कि गांधी जी की जो स्वराज की कल्पना थी, संकल्पना थी, वह भारतीय संस्कृति जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे गुरुकुल की सभ्यता है, जो हमारा जो इतिहास भरा पड़ा है अच्छे आदर्शों से, उन अच्छे आदर्शों और उन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की यह संकल्पना थी गांधी जी की। तो अब हम स्वराज के बारे में जाने कि स्वराज पद क्या था और स्वराज पद के बारे में इन दोनों विचारकों के क्या थे और इसका निष्कर्ष क्या है। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि स्वतंत्रता जो है, यह स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। यह स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक स्वतंत्रता होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। इसको कहेंगे सकारात्मक या इसको हम कहेंगे विधेयात्मक। इस स्वतंत्रता दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है। इसको कहते हैं निगेटिव एस्पेक्ट और इसको कहते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। स्वतंत्रता दो प्रकार की मानी गई है। एक स्वतंत्रता मानी गई है नकारात्मक और एक स्वतंत्रता मानी गई है सकारात्मक। अब हम जान लें कि नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो आप एक चीज यह देखिए, किसी बच्चा को, किसी समाज के किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई है कि वह अपने कार्यों को अपनी मनमर्जी से करेगा या अपनी व्यवस्था के अनुरूप करेगा। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उस स्वतंत्रता के साथ एक प्रतिबंध भी हम पर लादा गया है ताकि समाज में अव्यवस्था, स्वेच्छाचारिता और अराजकता नहीं फैले। तो ऐसी स्वतंत्रता जिसमें निश्चित सीमा तक बंधनों का अभाव रहता है, मतलब इसमें बंधन का अभाव रहता है, तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता है। अर्थात ऐसी स्वतंत्रता मिल जाए जिस स्वतंत्रता में बंधन का अभाव हो जाए, बंधन कम हो जाए और आदमी में स्वच्छंदता बढ़ जाए, वो बंधनों का अभाव वाली स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता कही जाती है। अब इसके बारे में एक लास्की का सिद्धांत है। लास्की का नाम आप लोगों ने सुना है। राजनीति शास्त्र में लास्की विचारक जो थे, उनका कहना है कि स्वतंत्रता उन सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण का अभाव है। स्वतंत्रता उन सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण का अभाव जो आधुनिक स्वतंत्रता हेतु व्यक्ति के सुख के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर से इसको देखा जाए। लास्की का कहना है, एक तो इसमें हम लोगों ने जाना कि इसमें बंधन का अभाव है। दूसरा, लास्की कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के, आधुनिक युग में किसी व्यक्ति के सुख के लिए जो स्वतंत्रताएं आवश्यक हैं और उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है उस व्यक्ति पर, तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता मानी जाती है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, इस सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के आत्म विकास पर जोर दिया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के आत्म विकास पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति में जितनी क्षमता है, जितनी दक्षता है, उसकी कार्य करने की जितनी क्षमता है और जितना संसाधनों का उपयोग कर सकता है, जितनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, वह अपना विकास अपनी दक्षता और अपनी क्षमताओं के अनुसार जो विकास करता है वह सकारात्मक
स्वतंत्रता है। मतलब कि इसमें व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता रहता है, कंटिन्यूअस विकास का अवसर उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज मिल गया उसको विकास का अवसर और फिर कल उसको विकास का अवसर नहीं मिला। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को निरंतर विकास का अवसर मिलता है, उसका आत्म विकास होता है, व्यक्ति को आत्म विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधन को तो हटा ही दिया जाता है कि आप जितना उड़ सको, जितनी परवाज भर सको। भले इस परवाज में आप जाके किसी को ठोकर मार दो तो यह गलत बात है, यह नकारात्मक में माना जाएगा। लेकिन सकारात्मक माना जाएगा कि आपको विकास के सही अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अब हम लोगों ने जाना कि स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इस स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों में स्वतंत्रता के अलग अलग प्रकार बताए। प्राचीन विद्वानों ने कुछ अलग प्रकार बताए हैं, आधुनिक विद्वानों ने स्वतंत्रता के कुछ अलग प्रकार बताए हैं। दोनों विचारों को अगर एक साथ हम समाहित करते हैं तो फिर हम कुछ नए प्रकारों पर आते हैं और उन प्रकारों की हम चर्चा अब क्रमशः आगे करते चलेंगे। तो पहला प्रकार है इसका प्राकृतिक स्वतंत्रता। नेचुरल लिबर्टी। अब पहला प्रकार है स्वतंत्रता का प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। अब हम प्राकृतिक शब्द से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें प्रकृति का कहीं ना कहीं योगदान है। अर्थात यह प्राकृतिक स्वतंत्रता हमको प्रकृति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। नाम से यह स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक स्वतंत्रता हमको प्रकृति से प्राप्त है, जिसका दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह दूसरा शब्दों में अगर जिसको प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई अर्थात वह मनमानी करने लगेगा, मनमर्जी मनमानी करने लगेगा। कहेगा हमको तो मिला हुआ है भाई प्रकृति से, इसका कोई मालिक है नहीं, न राज्य से मिला है, न कानून से मिला है, न समाज से मिला है कि कोई इसकी रखवाली करेगा। हम अगर सीमाओं को तोड़ेंगे तो कोई हमको रोकेगा, तो इस तरह की बात इसमें नहीं होगी। प्रकृति है भाई, नेचर से मिला है, हवा हमको नेचर से मिली है, पानी मिला है, तो क्या हम हवा और पानी का किसी से पूछ के प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हम स्वच्छंदता पूर्वक उसका उपयोग करने लगते हैं, उसका अपव्यय भी करने लगते हैं, उसको बर्बाद भी करते हैं। उसी तरह प्रकृति से जब स्वतंत्रता मिलेगी तब लोगों में मनमानी बढ़ जाती है, और जब मनमानी बढ़ जाएगी तब क्या बढ़ेगा बच्चों? अराजकता बढ़ जाएगी समाज में। क्या बढ़ जाएगी? अराजकता। कानून का शासन फेल होने लगेगा, नियंत्रण नहीं होगा। मतलब किस पर नियंत्रण नहीं होगा? लोगों पर समाज या राज्य मतलब कानून का नियंत्रण नहीं होगा। तो यह प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति से प्राप्त है। हॉब्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लॉक और रूसो, ये दार्शनिक हुआ करते थे। हॉब्स, लॉक और रूसो, खास करके लॉक, इनका कहना है कि यह प्राकृतिक स्वतंत्रता राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्वतंत्रता है। मतलब जब हमारी सभ्यता विकसित हुई, हमने एक विधि सम्मत राज्य का निर्माण किया, हम राज्य के कानूनों में बंधे, राज्य ने हमारे लिए कुछ कायदे कानून बनाए। उस प्रक्रिया के पहले जो स्वतंत्रता मिली हुई थी हम लोगों को, वह स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता है। मतलब राज्य के निर्माण से पहले, और जब चूंकि राज्य के निर्माण से पहले यह स्वतंत्रता बनी हुई है, इसीलिए इसमें अराजकता, मनमानी, स्वच्छंदता, अव्यवस्था की संभावना पूरी रहती थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, हमारी समझ विकसित होती गई,
हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं बनने लगी, हमने कानून बनाए, हमने शासन का निर्माण किया, शासन के आधार पर, शासन के निर्धारित प्रावधानों के आधार पर हमने अपने जीवन को संतुलित किया। तब उस आधार पर यह प्राकृतिक स्वतंत्रता आधुनिक युग में, जैसे कि यह आधुनिक युग में हो रहा है, तो आधुनिक युग में यह प्राकृतिक स्वतंत्रता अब बेमानी हो गई है। लेकिन हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों के अनुसार उनका कहना है कि प्रकृति के निर्माण के राज्य के उत्पत्ति के पहले, राज्य की उत्पत्ति के पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त थी। तो एक प्रकार यह हो गया प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब दूसरे प्रकार में हम आते हैं। दूसरा प्रकार है वैयक्तिक स्वतंत्रता। इसको कहेंगे पर्सनल लिबर्टी। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, उसका एक रहन सहन का तरीका होता है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं और वह उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर अपने जीवन को संचालित करता है। उस व्यक्ति की आवश्यकताओं के पूर्ति के साधन क्या हैं, उस व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी बड़ी या कितनी छोटी हैं, यह हर आदमी का अपना निजी मामला होता है। कौन व्यक्ति आज के खाना में क्या खाएगा, यह कोई बाहरी उसको निर्धारित नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति आज कैसा कपड़ा पहनेगा, उसकी वेशभूषा आज कैसी होगी, यह बाहरी व्यक्ति कोई नहीं निर्धारित कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने बाल बच्चों की शादी किस परिवार में करेगा, उसकी आवश्यकताएं कैसी होंगी, कहाँ वह एडजस्ट कर रहा है, यह वह खुद का निर्धारण करेगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और यह जो स्वतंत्रता मिली हुई है किसी भी व्यक्ति को कि वह अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार नियोजित करे। इसमें एक पद आता है इच्छा अनुसार नियोजित। मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन को, अपने रहन सहन को अपनी इच्छा के अनुसार नियोजित करता है। वो उसकी इच्छा किस पर निर्भर करती है, उसके आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करती है, उसके ज़रूरतों पर निर्भर करती है। आर्थिक संसाधनों से उसकी ज़रूरतें कितनी पूरी होती हैं उस पर निर्भर करती हैं। वह कितना संपन्न है, कितना विपन्न है, इस पर निर्भर करती हैं। तो हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने निजी जीवन को, अपने जीवन को नियोजित कर सके, मतलब प्लान कर सके, प्लान कर सके। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने लाइफ को प्लान कर सके, उसको कहा जाता है वैयक्तिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। इसको देखें हम, कोई पिता यह निर्धारित करेगा कि उसके बच्चे की शादी कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, वह क्या पढ़ेगा, वह कैसा खाना खाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा। तो यह जो एक परिवार, एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जिसमें किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह कहलाता है पर्सनल लिबर्टी, वैयक्तिक स्वतंत्रता। वह कहलाता है वैयक्तिक स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी। अब फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, इसको कहते हैं सिविल लिबर्टी। आप सभी को मालूम है कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं
विश्व के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो गई है। अगर किन्हीं किन्हीं देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो वहाँ राजतंत्र है, लेकिन एक सिस्टम से चलता है वहाँ की शासन व्यवस्था। तो उस राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को, उस राज्य के सभी निवासियों को उस राज्य के द्वारा कुछ स्वतंत्रता दी गई है। उस राज्य, उस शासन व्यवस्था के द्वारा एक स्वतंत्रता दी गई है जो कहा जाता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता अधिकारों और विशेषाधिकारों का समूह है। यह नागरिक स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति राज्य करता है। अधिकारों और विशेषाधिकारों का समूह। यह नागरिक स्वतंत्रता अधिकारों और विशेषाधिकारों का समूह है और इसकी उत्पत्ति कौन करता है? राज्य करता है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न, निर्माण कौन करता है? अब राज्य किसको कहेंगे? तो भाई राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जानना चाहिए कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य वह है जो वहाँ के एक निश्चित भूभाग के लोगों के द्वारा एक निर्मित है, जिसकी अपनी संप्रभुता होती है। संप्रभुता होती है। संप्रभुता शब्द को भी आप जान ले कि संप्रभुता शब्द क्या है, कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी बाहरी शासन व्यवस्था से या किसी दूसरे की शासन व्यवस्था से प्रभावित नहीं हो, जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपना निर्णय स्वयं लेती हो। मतलब स्वयं प्रभु है, खुद का वह भगवान है, वह खुद जो सोचेगा, खुद जो करेगा, खुद के लिए करेगा, बाहरी किसी से प्रभावित नहीं होगा। हमारा भारत भी एक संप्रभु है। हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, किसी बाहरी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यह राज्य है, यह एक शासन व्यवस्था जो है, यह शासन व्यवस्था के द्वारा उस राज्य के नागरिकों को कुछ अधिकार मिले होते हैं और कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं, जिसको उत्पन्न कौन करता है? वहाँ का राज्य करता है और उसे कहा जाता है नागरिक स्वतंत्रता। यह नागरिक स्वतंत्रता यह कानून की देन है। कानून की देन है, उस राज्य के कानून की देन है यह नागरिक स्वतंत्रता। मतलब जिस राज्य में वह व्यक्ति निवास करता है, उस राज्य में जो वह रहता है, उस राज्य के शासन व्यवस्था के द्वारा, उस राज्य के शासक के द्वारा, उस राज्य की संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा वहाँ के लोगों को जो कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उसे कहा जाता है नागरिक स्वतंत्रता। उसे कहा जाता है नागरिक स्वतंत्रता। जिसे हमें भाषण देने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आने जाने का कहीं पूरे देश में अधिकार है। तो इस तरह के हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों, अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोजी रोजगार करने का अधिकार है जो संविधान सम्मत हो। तो इस तरह के जो अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार भी मानते हैं। इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार भी मानते हैं। और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इनका उल्लेख किया गया है। और जब समाज का कोई व्यक्ति या उस राज्य का राजा, उस राज्य की शासन व्यवस्था, वह राज्य किसी कारणों से या कुछ रूप में जब इन अधिकारों का हनन करता है, फिर से जब वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ का समाज का कोई व्यक्ति, समाज के किसी व्यक्ति समूह द्वारा अगर किसी व्यक्ति के इन नागरिक स्वतंत्रता में प्राप्त अधिकारों का जब हनन होता है,
तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। व्यक्ति कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। व्यक्ति न्यायालय में, कोर्ट में जा सकता है, उसे यह अधिकार प्राप्त है कि व्यक्ति न्यायालय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा और वहाँ वह अपना अधिकार रखेगा, अपनी बात रखेगा और न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और उस व्यक्ति के अधिकारों को पुनः बहाल कराएगा। उस व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन हुआ था उसे वह वापस दिलवाएगा। न्यायालय का काम है उस अधिकारों को निर्धारित करना और उसकी पुनर्बहाली करना, मतलब फिर से उसको लागू करना। तो हम लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता के बारे में जाना कि नागरिक स्वतंत्रता उस राज्य में स्थित लोगों को जो प्राप्त हुई है अधिकार और विशेषाधिकार, और जो वहाँ के राज्य के कानून के द्वारा बनाया गया है। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक, चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी, अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान जाएं। हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य में रहता है, उस राज्य के शासन व्यवस्था में उसका योगदान होता है, किसी न किसी रूप में वह अपना योगदान करता है। तो जब उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को उस शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। जब किसी राज्य में जब कोई व्यक्ति रहता है और उसे वहाँ अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसके बारे में लास्की का कहना है, लास्की विचारक का आप लोग जानते हैं, लास्की विचारक का नाम आप लोगों ने सुना है। लास्की का कहना है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता है। मतलब राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार जब उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य में होने वाले चुनावों में भाग लेने का अधिकार मिलता है, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिलता है, अपनी इच्छा अनुसार शासक चुनने का अधिकार मिलता है, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मिले, खुद को प्रेजेंट करने का अधिकार मिले, तो यह जो अधिकार मिलता है उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और इसी राजनीतिक स्वतंत्रता से लोगों की भागीदारी सत्ता में होती है, सत्ता में भागीदारी मिलती है। जब लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तब व्यक्ति सत्ता में साझीदार होता है, सत्ता में भागीदार होता है और सत्ता में अपनी भागीदारी वह करता है। यानी कि लास्की भी कहते हैं, गिलक्राइस्ट का भी यह सिद्धांत है कि राज्य के कार्यों में जब लोगों को भाग लेने का अधिकार मिलता है, चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार मिलता है, मत देने का अधिकार मिलता है, खुद को इलेक्शन में प्रेजेंट करने का अधिकार मिलता है, अपने अनुसार अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिलता है, अपनी बातों को रखने का अधिकार मिलता है, तो यह राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत आता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं इस बारे में, गिलक्राइस्ट इनका विचार है कि समाज के व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के
जब उनको राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं तो वह राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत आता है। अब यह भेदभाव किस आधार पर हो सकता है बच्चों? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जन्म के स्थान पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात बिना किसी भेदभाव के देश के, राज्य के नागरिकों को जब सत्ता में साझेदारी मिलती है, शासन में साझेदारी मिलती है, उन्हें अपने राजनीतिक कार्यों को करने का अधिकार मिलता है, तब यह कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक लिबर्टी। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जितने लोग रहते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी कार्य को करते हैं। वह कार्य किस लिए करते हैं? ताकि अर्थोपार्जन हो और उनकी जीविका चल सके। उनके काम का आधार क्या होता है? उनकी योग्यता होती है, उनकी क्षमता होती है, उनकी रुचि होती है। अब किसी दूसरी रुचि के व्यक्ति को दूसरी रुचि में लगा देंगे तो उनके उत्पादन क्षमता प्रभावित होने लगेगी। तो रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जब व्यक्ति कोई आर्थिक क्रिया करता है जिससे अर्थ की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन यापन को सुचारू ढंग से कर सके, तो उसे कहा जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति को, नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिलता है, सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक जीने का अधिकार मिलता है। और वह जो योग्यता और क्षमता के अनुसार जो वह रोजगार करता है, उस रोजगार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है, उस रोजगार का पारिश्रमिक पाने का, वेतन पाने का, मजदूरी पाने का वह अधिकारी है। और समान वेतन पर, समान कार्य पर अगर कोई एक बढ़ई का काम करता है, दूसरा भी व्यक्ति बढ़ई का काम करता है, तो बढ़ई के काम करने वाले एक व्यक्ति के बराबर ही दूसरे व्यक्ति को वेतन मिले, दूसरे व्यक्ति को मजदूरी मिले। यह है आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी क्षमता और योग्यता और रुचि के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक क्रिया करता है वह आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और यह देश के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है कि यह संविधान द्वारा भी सम्मत है, संविधान द्वारा भी लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है कि आप अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता, अपनी जरूरत के अनुसार से कार्य कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। छठा है नैतिक स्वतंत्रता। मोरल लिबर्टी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्वराज में देखा था कि गांधी जी नैतिकता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। स्वतंत्रता मिले लेकिन नैतिकता के साथ मिले। अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता दे दी जाए और उस व्यक्ति में नैतिकता नहीं हो, अब कल्पना करिए वह व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का कितना दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता मिले, किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले, कुछ करने की आज़ादी मिले,
तो उसके साथ साथ उसमें नैतिक शक्ति भी होनी चाहिए, उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। अब हमको स्वतंत्रता मिली है कि हम अपना कार्य करें, लेकिन हमारे किसी कार्य से हमारे पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, हमारे किसी कार्य से हमारे बुजुर्ग को दिक्कत हो रही है, हमारे समाज के अभिभावकों को दिक्कत हो रही है, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यह नैतिक स्वतंत्रता जो है, इसमें मानवीय विशेषताओं पर जोर दिया गया है, मानवीय विशेषताओं पर इस नैतिक स्वतंत्रता में जोर दिया गया है कि जब तक मनुष्य में मानवीय गुण नहीं होंगे, सद्गुण नहीं होंगे, इसमें अब एक पद और आता है सद्गुण, और दूसरा आता है दुर्गुण। सद्गुण हम किसे कह सकते हैं? प्रेम है, दया है, अहिंसा है, करुणा है, यह हम में होनी चाहिए। प्रेम, दया, अहिंसा, करुणा, सेवा, अपनत्व, ममत्व, वात्सल्य, ये सारे गुण जब होंगे तब हमारी स्वतंत्रता सफल होगी। और जब इन गुणों का अभाव हो जाएगा, हम में जब क्रोध हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो हमारी स्वतंत्रता प्रभावित होने लगेगी। तो यह नैतिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अब हम आते हैं वैधानिक स्वतंत्रता। वैधानिक स्वतंत्रता, लीगल लिबर्टी। हम सभी जानते हैं कि हम आज़ाद देश में रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में एक नया संविधान लागू हुआ। यह 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ, वह हमारे देशवासियों की ज़रूरत के अनुसार बना। उसमें देशवासियों की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया, सबका ध्यान रखा गया, ताकि सबको समान स्वतंत्रता मिल सके। तो यह देश के नागरिकों को, हम बहुत बार ऐसा होता है कि जब नीति निर्माण होता है तो सरकार या शासन हमसे एक राय पूछती है, जनमत संग्रह कराती है और फिर हमारे विचारों को उस विधि निर्माण में शामिल करती है। तो यह देश के नागरिकों को विधि निर्माण की एक आज़ादी मिली हुई है। मतलब हमारा, इसको दूसरे शब्दों में देखें तो हम जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चूँकि हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हम अपने जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठकर उस विधि का निर्माण करते हैं। वे प्रतिनिधि जो बात रखते हैं, यह माना जाता है कि हमने उन बातों को कहा है और उस बात को वे प्रतिनिधि वहाँ संसद में हमारी बातों को परोस रहे हैं। यानी कि देश के नागरिकों को यह जो विधि निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, देश के नागरिकों को जो विधि निर्माण की स्वतंत्रता है, वह वैधानिक स्वतंत्रता मानी जाती है। और इस वैधानिक स्वतंत्रता के तहत हमारे देश के लोगों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। जैसे मौलिक अधिकार भी मिले हैं, बहुत सारे हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। और जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम इन अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण में भी जाते हैं। और न्यायालय उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई भी करता है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई करता है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई करता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इसकी सुनवाई करता है। तो यह जो देश के नागरिकों को विधि के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्त है, वह वैधानिक स्वतंत्रता कही जाती
है। वह क्या कही जाती है? वैधानिक स्वतंत्रता, और इसकी रक्षा संविधान द्वारा भी की गई है। और जब इसका हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं और न्यायालय हमारी बातों को सुनता है, हमारे पक्षों को सुनता है और इसकी पुनर्बहाली करता है। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता। तो बच्चों, यह बहुत आज के ज़माने में बहुत संवेदनशील हो गया है। हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को संविधान के द्वारा यह अधिकार मिला हुआ है। यह कानून, यह संविधान देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि आप जिस किसी भी धर्म को माने, आपको मानने की पूरी आज़ादी है। मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं, आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और यह जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको यह छूट मिली हुई है कि आप अपने इष्ट देव, अपने धर्म, जिस धर्म के विचार आपको अच्छे लगते हैं, जिस धर्म के आप हैं, उस धर्म को मानिए और उस धर्म के रीति रिवाजों या उसके अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं उस धर्म में, उस धर्म को मानने के लिए और पालन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मतलब आपका धर्म कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है। मैं किसी व्यक्तिगत धर्म का नाम नहीं रख रहा हूं। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता, किसी भी व्यक्ति, किसी भी के प्रति आपकी कोई खास आस्था हो सकती है। और यह धार्मिक स्वतंत्रता कहता है कि जब आपको किसी के धर्म के प्रति आपकी आस्था है तो उस धर्म के सिद्धांतों को मानने की आपको आज़ादी है। उसके अनुरूप जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की आज़ादी है। अगर आपका धर्म आपको आपकी जीवन शैली के बारे में कुछ विशेष निर्देश देता है, आपके जीवन शैली के बारे में कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान बनाता है या कुछ आपकी जीवन शैली निर्धारित करता है, तो आपको उसके अनुरूप चलने की पूरी आज़ादी है। कब तक है आज़ादी है? फिर शुरू में हम लोगों ने प्रतिबंध शब्द पर चर्चा किया था। यह आज़ादी है धर्म मानने की, धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके अनुसार आचरण करने, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन तब तक है जब तक आपके इस आज़ादी, इस स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचे। इसमें एक कंडीशन जुट गया। आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यह धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी चर्चा है। आपको यह आज़ादी है कि आप अपने धर्म को मानिए, उस धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उस धर्म ग्रंथ के जो अनुरूप आपकी जीवन शैली बताई जा रही है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए, आप उसके सिद्धांतों को मानिए। लेकिन आपके मानने से, आपके जीवन शैली जीने से, आपके उन कार्यों से किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, समाज में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, समाज में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, अशिष्टता नहीं फैलनी चाहिए। स्पष्ट समझ लीजिए कि सभी देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रावधानित किए गए हैं। सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता के साथ सीमाओं को भी लादा गया है, सीमाओं में भी इसे बांधा गया है
इस हद तक बांधा गया है कि आपके कार्य से समाज के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, समाज में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। अगर यह लगता है, अगर यह लगता है, शासन को यह प्रतीत होता है कि हमारे धर्म मानने से, हमारे धार्मिक कार्यों से अगर समाज के किसी व्यक्ति को कष्ट होता है, समाज में अव्यवस्था फैलती है, समाज में विद्वेष फैलता है या समाज में असंतुलन फैलता है, तो शासन उसे नियंत्रित करता है। शासन उसे नियंत्रित करता है, हमारे अधिकारों में कटौती कर सकता है, उसे नियंत्रित कर सकता है, समाज में संतुलन स्थापित कर सकता है और इसके लिए जो जरूरी होगा वह कदम वो उठा सकता है। तो यह इसके साथ यह भी पद जोड़ा गया है कि हमारी स्वतंत्रता से किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अंतिम स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अभी तक हम लोगों ने जिन स्वतंत्रताओं की चर्चा की है, हमारा देश जब गुलाम था, हम अंग्रेजों से शासित थे, हम पर अंग्रेजों का शासन था, क्या उस समय प्राकृतिक स्वतंत्रता लागू नहीं थी? क्या उस समय लोगों को यह अधिकार था कि अपना सम्मानपूर्वक जीवन जिए? क्या उस समय लोगों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था? क्या हमें वह धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई थी? यानी कि ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं, यह सारी स्वतंत्रताएं आकर इसी स्वतंत्रता के पास रुक जाती हैं कि जब तक हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिल जाए, जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हमारी शासन व्यवस्था, हमारे लिए शासन व्यवस्था और हमारी बनाई हुई शासन व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इन स्वतंत्रताओं का कोई अर्थ नहीं बच जाता है। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी ना नियम बना पाएंगे, वैधानिक स्वतंत्रता को ला पाएंगे। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी ना अपनी मन मर्जी से कोई भी धर्म मान सकते हैं। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी ना हमारा रहन सहन अपना होगा, हम अपनी इच्छा अनुसार अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं। तो कब स्वतंत्र होंगे? जब हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 15 अगस्त 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन हम पर था, तो क्या हमें अधिकार प्राप्त थे? हमें ये स्वतंत्रताएं प्राप्त थी? नहीं थी। मतलब कि यह सारी स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ही निकली हुई धाराएं हैं। जब तक हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हमारा राष्ट्र संप्रभु नहीं हो जाएगा, तब तक हम कोई स्वतंत्रता निर्धारित अपने लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे राष्ट्र की संप्रभुता जरूरी है। जब तक हमारे राष्ट्र की संप्रभुता नहीं होगी, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हम खुली हवा में सांस नहीं लेंगे, जब तक लोकतंत्र का शासन नहीं होगा, जब तक हम अपनी सरकार अपनी नाई खुद नहीं बना सकते हैं, जब हम सरकार को बनाने का, सरकार को फिर निश्चित अवधि के बाद उसे हटाने का, मत देने का, चुनाव में खड़ा होने का, यह सारे अधिकार हमें मिलेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद ही। इसीलिए बच्चों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। और इस तरह इस स्वतंत्रता पाठ के दूसरी कक्षा में हम लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में जाना, स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में जाना, इसके प्रतिबंधों के बारे में जान गए और स्वराज के बारे में जान गए। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, हमें यह जो स्वतंत्रता प्राप्त है, उस स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे हम कर पाएंगे। स्वतंत्रता तो मिल गई, देश के नागरिकों को स्वतंत्रता मिल गई, इस स्वतंत्रता का हम संरक्षण कैसे करेंगे और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह स्वतंत्रता पाठ में हम लोगों ने 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की और 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ स्वतंत्रताओं के फिर हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे।
तो यह कुल मिला जुला के यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह 9 प्रकार की स्वतंत्रता, हम इन 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं के आधार पर अपने जीवन शैली को निर्धारित करते हैं, जीवन शैली को चलाते हैं और उसी आधार पर हम चलाते हैं, हमारी इन स्वतंत्रताओं का पालन करते हैं और यह सारी स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता में जाके समाहित हो जाती है। गांधी जी का स्वराज और तिलक के स्वराज, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि गांधी का स्वराज स्वयं प्रशासन की बात करता है, स्वयं पर शासन की बात करता है और तिलक का स्वराज स्वयं के शासन की बात करता है। फिर और गांधी जी ने अपने विचारों को हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा था और स्वतंत्रता के दो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगली कक्षा में हम लोग फिर स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में जानेंगे और फिर आगे जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।